हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी, जो कि सेकंड सेमेस्टर से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो प्रश्न कौन है। और ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न है, जैसे कि कार्यालय हिंदी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए, या फिर कहे कि प्रशासनिक हिंदी किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका बुक का नाम है, जो सेकेंड सेमेस्टर बुक का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। तो कार्यालय हिंदी के अर्थ पूछ रहा है, उसको स्पष्ट कीजिए, कितने प्रकारों के होते हैं। तो इसी प्रश्न का हम आंसर जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक, और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे, कार्यालय हिंदी का अर्थ। तो देखिए, कार्यालय हिंदी का मतलब कि जो भी कार्यालय है उसमें जो काम-काज जो होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो कागज़ों के बीच में उन लोगों का काम होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्यालय हिंदी का अर्थ है वह हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालय के दैनिक काम-काज में प्रयोग होता है। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि हिंदी वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, वाणिज्यिक, पत्रचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रसायन शास्त्र, ये जो भी है ये सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उसे कामकाजी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। साहित्य भी जो है इसके अंतर्गत आता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है ये कुछ अलग है। साहित्य भाषा और कार्यालय भाषा में अंतर होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो साहित्यिक भाषा होती है वो अलग होती है और कार्यालय वाली अलग होती है। साहित्यिक भाषा ऐसे शब्द का प्रयोग साहित्यकार करता है और जो मन भाव को, व्यक्ति के व्यवहार को अभिव्यक्त करते हैं, जबकि कार्यालय भाषा में ऐसा शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे यूँ कह सकते हैं कि साहित्यिक ये सृजनात्मक भाषा में आंतरिकता और शिल्प पक्ष की सशक्तता अधिक होती है, जबकि कार्यालय भाषा में इन सब का कोई संबंध नहीं होता। कार्यालय की अपनी एक शब्दावली होती है, अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं और उन शब्दों में जो सीमित अर्थ से वो बँधे हुए होते हैं, जिनका प्रयोग जो है कार्यालय के कर्मचारी और प्रशासक जो है वो हर दिन करते हैं। तो कार्यालय हर जगह होता है हमारा, जैसे कि पुलिस स्टेशन भी होगा वहाँ भी कार्यालय होता है। तो अलग-अलग एक क्षेत्र का सबका एक कार्यालय होता है। विद्यालय में भी हमारा एक कार्यालय होता है, जो भी हमारे कागज़ात से जुड़ी जो भी जानकारियाँ होती हैं, तो हम जाके उसको कार्यालय से सही कराते हैं या फिर पूछते हैं। तो हर जगह, हर क्षेत्र की एक अलग-अलग कार्यालय होती हैं और उसमें यही सब वो काम होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कार्यालय जो शब्द है हिंदी का, वो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कार्यालय हिंदी आखिर में कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं। प्रशासनिक हिंदी, दूसरा है व्यावसायिक हिंदी, तीसरा है साहित्यिक हिंदी और चौथा है तकनीकी हिंदी। तो देखिए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और तो आपको सिर्फ़ आपको फर्स्ट ईयर में प्रशासनिक हिंदी ही पढ़ना है। और जो व्यावसायिक हिंदी है, साहित्यिक हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, ये सभी जो है जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको बस प्रशासनिक हिंदी लिखना, आप एग्ज़ाम में ऐसा लिख देना कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको बस एक ही हेडिंग का आपको इसको विस्तृत में बताना है, ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं प्रशासनिक हिंदी का मतलब क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रशासनिक हिंदी। तो देखिए, भारत एक तो पहले की बहुभाषी राष्ट्र है, बहुत सारे इसमें भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारी भाषाएँ, उपभाषाएँ भी हैं, बोलियाँ हैं। तो ये सभी जो है ऐतिहासिक परंपरा रही है, और इन भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों जो हैं इनकी बोलने वाले संस्कृति का सीधा संबंध रहा है। फिर अलग-अलग भाषा समाजों की सांस्कृतिक में तमाम विभिन्नताएँ भी होने के बावजूद हमें एकता के ही दर्शन होते हैं। मतलब जो बहुत सारी ऐसी भाषा है जो हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन सबका यही होता है कि एकता सबका होता है, ठीक? एकता की भावना सब में होती है। अलग-अलग भाषा, अलग-अलग समाज, सब कहने की है, लेकिन सबका मत यही है कि एकता। एकता का मतलब भावनात्मक एकता। सभी जो भाषा के भारतीय साहित्य में देश की सांस्कृतिक जो है गरिमा है, यहाँ की जो भी सभ्यता है, यहाँ के आदर्श जीवन शाश्वत रूप में मूल्यों को समान रूप से वाणी मिली है। और यही कारण है कि सभी भारतीय भाषाएँ जो है भावना और विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इस धरती पर सांस्कृतिक एकता की गंगा प्रभावित करती है। तो देखिए, बात यहाँ हम करते हैं कि प्रशासनिक हिंदी। प्रशासन के द्वारा जो हिंदी जो है प्रशासन के महत्व में, कि हिंदी एक ऐसी मतलब समर्थ भाषा है जो कि पूरे भारत में कागज़ में बोले जाने वाली समझी जाती है। लोग अधिकांशतः हिंदी को समझते हैं और बहुत जगह बोला भी जाता है। देश के समाजी विकास से
इसका गहरा संबंध है और यही हमारा राष्ट्रीय भाषा भी है जो कि हिंदी है। यह उच्च, मध्य, निम्न शिक्षित जो भी हैं मतलब कम पढ़े लिखे हैं या फिर सामान्य जो है या आधा पढ़ा लिखे हैं, शिक्षित है, सभी वर्ग की भाषा है। तो इन सब का अपना व्याकरण है, शब्दकोश है और औपचारिक शिक्षण रूप है और स्वतः एक जीवंत भाषा है और एक विकसित भाषा है की तरह सभी प्रकार के जो पूरा करने में ये सक्षम है। और यही कारण है कि स्वाधीनता संग्राम के समय देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, तो उस समय सुदूर जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ने का काम हिंदी ने किया। अखिल भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत के बाद इसी ने पूरे जनमानस को जोड़ने का कार्य किया। धीरे-धीरे प्रशासकीय कार्यों में भी अपना सिक्का जमाया शुरू किया और आज इस जड़ से इस क्षेत्र में काफ़ी गहरी हो चुकी है। इतनी गहरी हो चुकी है कि आज हम प्रशासनिक हिंदी पर अलग से विचार विमर्श करने लगे हैं ताकि इसके मार्ग में आने वाले तमाम कठिनाइयों को दूर कर प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को अपदस्थ कर सकें। बहुत समय जैसे प्राचीन काल में जब राजकाज प्रशासन की जो भाषा थी तो वो संस्कृत थी और इस तथ्य के जो परिणाम हमें प्राचीन सरकारी लेख पत्रों, कानून, नियम और सरकारों और नागरिकों संबंधी जो भी अभिलेख मिलते हैं तो इन सभी अभिलेखों और पत्रों की भाषा जो है वो संस्कृत में थी। कालांतर में भी देश के राजनीतिक परिदृश्यों की में परिवर्तन के साथ-साथ राज्य भाषा के स्वरूप और शब्दावली जो है वो परिवर्तन आता गया। संस्कृत के बाद देश में देशज भाषाओं का प्रचलन बढ़ा लेकिन उस पर जो भी संस्कृत का प्रभुत्व जो था विद्वान था पहले से जो था, बाद में वो लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास में वो पूर्वी पंजाब से बंगाल तक में वो विभक्त होने लगी। ऐसे इसलिए संभव हुआ कि हिंदी का उत्तर पूर्वी और मध्य भारत की जो सभी भाषा से गहरा संबंध रहा। उदाहरण के लिए जैसे कि राजपूत राजाओं के शासन की जो भाषा थी, डिंगल पिंगल वस्तुतः राजधानी हिंदी ही थी, जिसमें कि शासकीय पत्र, टिप्पणी या फिर राज कर्मचारियों की आचार संहिता, राजा के आदेश आदि ये सभी उसमें मतलब दिखाए जाते थे। तो इसी तरह मुसलमानों के जो शासनकाल भी हिंदी भाषा में राजादेश किए जाते थे, तो यही हाल मुगल शासनकाल के दौरान बना रहा। राजकीय पत्रों, फरमानों, प्रस्तुतियों और कई प्रकार के दस्तावेज़ों में भी हिंदी का खुलकर प्रयोग होता था। तो इसमें जो हिंदी भाषा का जो रूप है वो प्रयुक्त होता था लेकिन लोक प्रचलित और व्यापक क्षेत्र में वो स्वीकृत होता था और यह हिंदी जो है फ़ारसी मिश्रित होती थी और इसमें कई बोलियाँ का सम्मिलन भी किया जाता था। ब्रज, राजधानी, बुंदेली ये सभी जो है इसमें खुलकर प्रयोग किया जाता था और यहाँ तक कि औरंगज़ेब जैसे कट्टर मुसलमान के समय भी राजकार्यों में हिंदी का प्रयोग होता था और यही स्थिति मराठों के शासनकाल में भी देखने को मिलती है, जहाँ युद्ध के पश्चात तैयार किए गए संधि पत्रों, राजनीतिक, व्यापारिक समझौते, आदेश पत्रों, प्रमाण पत्रों ये सभी जो भाषा है वो हिंदी में थी। राजकाज दृष्टि से देखो तो हिंदी भाषा के महत्व को अंग्रेज़ों ने भी पहचान लिया था और यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेज़ अफ़सरों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया था। मतलब कहने का ये कि देखिए हिंदी कहाँ-कहाँ से मतलब चलती आ रही है। 1857 ईस्वी के जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेज़ काफ़ी चौकन्ने हो गए और उन्होंने धीरे-धीरे भारत भाषाओं के जो हक है वो छीनकर प्रशासन, शिक्षा और प्राय सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के थोपना शुरू कर दिया कि तुम लोग अंग्रेज़ी में बोलो, थोपना शुरू कर दिया। तो वैसे जन प्रयोग की दृष्टि से अदालत आदि ये सभी जो है दस्तावेज़ों में अंग्रेज़ी शासनकाल के दौरान भी मुगल काल की चली आ रही थी। फ़ारसी मिश्रित मतलब करके वो हिंदी का व्यवहार जो है वो होता रहा लेकिन बहुत कुछ ऐसी शैली आज भी हो रहा है जो हिंदी ने संस्कृत के साथ-साथ शब्दावली के निर्माण में देशज भाषाओं और उर्दू, अंग्रेजी ये सभी प्रचलित शब्दों का दामन नहीं छोड़ा है और एक जीवंत भाषा जो बदली हुई है परिस्थिति में अपने आप को ढालकर नए शब्दों अर्थों को अपनाती है। हिंदी ने ऐसा भी काम किया है, यही कारण है कि हम मुसलमानों के समय में सरकारी अमीन आदि ये सभी जो है आज भी धड़ल्ले से ये प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं कि अब ऐसा नहीं लगता कि ये शब्द जो है हिंदी के नहीं, अंग्रेजी राज्य के दौरान शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, भाषा और राजनीति के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो मतलब जो हिंदी है इसका हर जगह महत्व रहा है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। जब अंग्रेज़ आए तो वो इसको छीनना चाहा।